फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लोग नोट्स को परचेज कर रहे हैं उनको मैं हिंदी पेडागोजी प्लस इंग्लिश पेडागोजी, इन दोनों के ही नोट्स जो कि मेरे द्वारा हैंड रिटन है, फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। देखिए, जब भी क्रिटिकल व क्रिएटिव थिंकिंग की बात की जाए, है ना, तो हमें उस ऑप्शन की तरफ जाना है जहाँ पर बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाए, यानी एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर वो बता पाए, ठीक है। हमें उस ऑप्शन की तरफ जाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। देखिए, पानी के बचाव के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा कई सारे आंसर बताएगा, कई सारे दिशाओं में सोच पाएगा। तो फर्स्ट ही ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड क्या दे रखा था, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो आप एक ही आंसर बता पाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो बच्चा कई डायरेक्शन में नहीं सोच पाएगा, कई सारे आंसर नहीं बता पाएगा। इसमें सिर्फ सिंपली वो बता देगा कि हैंडपम्प से आता है, ठीक है, या फिर जो है कहीं दूसरे जगह से उसके घर में पानी आता होगा तो वहाँ से बता देगा, ठीक है। तो एक ही आंसर बता पाएगा, तो ये तो आपका होगा नहीं। आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बच्चा एक ही आंसर बताएगा, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो जहाँ पर भौगोलिक स्थिति होगी बच्चा उसको मानचित्र में बता देगा, है ना। तो इन सभी ऑप्शन में बच्चा सिर्फ एक ही आंसर बता पाएगा, बट यहाँ पर बच्चा कई सारे आंसर बता पाएगा, क्योंकि पानी बचाव के अनेक उपाय हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको अक्सर जो है क्यों या फिर क्या होगा, इस तरीके की जो है चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर दिखा कि कौन सा और क्यों, ठीक है, या फिर दे सकता है क्या होगा यदि जो है इस तरीके की चीज़ें हो जाए। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, इसके ऑप्शन में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब भी क्रिटिकल और जो है क्रिएटिव थिंकिंग की बात हो तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमें उसी ऑप्शन की तरफ जाना है जहाँ पर बच्चा एक से अधिक आंसर बता पाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है ना। अब देखिए, जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बच्चा एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर बता पाए, यानी कई दिशाओं में सोच पाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, समालोचनात्मक चिंतन में एविडेंस, प्रमाण की क्या भूमिका होती है, ठीक है। ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। देखिए, जो एविडेंस होता है आखिर ये क्यों सही है ना, जो प्रमाण है क्यों सही है, इस पर तर्क करना चाहिए, वितर्क करना चाहिए, इसका विश्लेषण करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी जो एविडेंस मिल गया सिर्फ हम इसको स्वीकार कर लें, नहीं, इस पर तर्क भी तो किया जाना चाहिए कि आखिर सही है तो क्यों सही है वो चीज़, है ना। विश्लेषण करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। देखिए, जो प्रमाण होता है ये अप्रासंगिक नहीं होता है, प्रासंगिक होता है। तभी तो बच्चे को पता चलेगा कि जो चीज़ें उसने बताई हैं, ठीक है, उसकी क्या एविडेंस है कि वो चीज़ सही है, क्या प्रमाण है कि वो चीज़ सही है ना। तो ये प्रासंगिक होता है, अप्रासंगिक नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। देखिए, ये बात भी कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई ऐसे ही थोड़ी बोल सकता है कि प्रमाण गलत है। जो प्रमाण है ऐसे प्रॉपर तर्क करना पड़ेगा, वितर्क करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा कि ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है ना। तब जाके चीज़ जो एविडेंस होता है वो आपका तैयार होता है। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है इसमें प्रमाण जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। जो चीज़ बच्चे ने बताई वो चीज़ सही है या फिर नहीं, ठीक है, क्यों सही है इसका बच्चों को प्रूफ, एविडेंस भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है ना। यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हुई है, समावेशी शिक्षा की बात हुई है। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि हम सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, चाहे बच्चा कैसा भी हो। अगर बच्चे को फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, शारीरिक दिव्यांगता है, या फिर बच्चों को श्रवण बाधिता है, यानी कि बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है, दृष्टि बाधिता है, बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है, हम सभी प्रकार के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, अपने अंदर समाहित करेंगे। ये कहती है आपकी समावेशी शिक्षा। बट कैसे शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, एज पर
नीड एजुकेशन देंगे, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि समता पर आधारित जो है बच्चे को चीज़ें प्रोवाइड करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चा दृष्टिबाधित है, उसको देखने में दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेल लिपि का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ब्रेल लिपि होती है, जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं, जो बच्चे, उनको जो है पढ़ने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ जो बच्चा श्रवण बाधित है, हम उस बच्चे के सामने चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हो कि बच्चा सुन नहीं सकता है बट देख तो सकता है चीज़ों को। साइन लैंग्वेज के थ्रू बच्चे को पढ़ाएंगे, है ना, जो सांकेतिक भाषा होती है। तो यही कहती है आपकी समावेशी शिक्षा कि हम सभी बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बट एज पर नीड, ठीक है। जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, यानी जो पाठ्यचर्या है उसको बिल्कुल फिक्स्ड कर देना है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको जो पाठ्यचर्या है वो डिज़ाइन करनी है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो समावेशी शिक्षा है सभी को समाहित करने की बात करती है ना। हम सभी प्रकार के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, किसी को अलग थलग करने की बात नहीं करती है, सेग्रीगेशन की बात नहीं करती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर सीधे दे रखा था पृथक्करण व वर्गीकरण, तो बच्चे को पृथक अलग ये सारे अगर वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो वो ऑप्शन की तरफ आपको जाना ही नहीं है, वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, ठीक है। और एक नेगेटिव टैग वर्ड है पृथक्करण और वर्गीकरण। इसके साथ साथ क्या दे रखा है, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, यानी जो बच्चे जो है विशेष आवश्यकता वाले हैं, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाला बच्चा हो सकता है, दृष्टिबाधित बच्चा हो सकता है, ठीक है। गिफ्टेड चाइल्ड भी जो बच्चे होते हैं वो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अंदर ही आ जाते हैं। इसके साथ साथ जो है जो बच्चा श्रवण बाधित है, क्या हम इनको सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे? नहीं, सभी प्रकार की शिक्षा जो है प्रदान करनी है बच्चों को, चाहे बच्चा कैसा भी हो, ठीक है। बट उसके ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करनी है ताकि हर एक बच्चा सीख सके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, क्योंकि हर बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो अलग अलग होता है। हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। हर बच्चा एक ही तरीके से चीज़ों को नहीं सीख सकता। तो हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम में थोड़ा सा लचीलापन लाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, लचीलापन का मतलब क्या होता है कि हम बिल्कुल पाठ्यचर्या को फिक्स नहीं कर देंगे। अगर बच्चों को चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो हम उसके लिए अलग टीचिंग मेथड का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने ये ठान लिया है कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट ही करना है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके लिए अलग मेथड का यूज कीजिए, ठीक है। आप उसको जो है उन चीज़ों को समझाइए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड भी बता देती हूँ ताकि आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिले और कम टाइम में जो है आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल सके किस तरीके से जो है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड का यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर जो मानक पाठ्यचर्या है ये क्या होता है, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। जब भी आपको अपने ऑप्शन में मानक पाठ्यचर्या देखने को मिल जाए या फिर मानकीकरण वर्ड देखने को मिल जाए तो आपको उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है। यहाँ पर सेकंड क्या दे रखा था, पृथक्करण और वर्गीकरण। ये भी क्या होता है, आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। अगर ये भी आपको अपने ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो भी आपको उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक और वर्ड देखने को मिल रहा होगा, केवल, है ना। जो केवल वर्ड होता है ये क्या होता है, आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। बट ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो केवल वाले ऑप्शन होते हैं इसमें 98% तक चांस होता है कि ये ऑप्शन आपका गलत ही होगा, बट 2% तक जो है ये भी चांस होता है कि ये ऑप्शन आपका सही भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। बट अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप ये मान के चलिएगा कि जो ये वाला ऑप्शन है ये आपका गलत ही होगा। बट आप 1 से 2 नंबर क्यों छोड़ें अपना, ठीक है। तो इसलिए जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर की अभी से प्रैक्टिस कीजिए। आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन में डाउट होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब जो केवल वाले हैं, जो केवल वाले नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, इन पर भी सीटेट वाले जो है क्या कर रहे हैं कि कुछ ऑप्शनों को सही कर दे रहे हैं और कुछ ऑप्शनों को गलत कर दे रहे हैं। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ टैग वर्ड से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। हाँ, ये आपको अपने एग्जाम में हेल्प जरूर कर सकते हैं। इसलिए मैं शुरू में ही आप लोगों को टैग वर्ड बताते चल रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर अजेशन दे रखा है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन प्याजे और ले वाइगोस्की के दृष्टिकोण में विभिन्नता है। अब देखिए जब भी लैंग्वेज की बात आ जाए, भाषा की बात आ जाए, तो जो जीन प्याजे हैं और जो ले वाइगोस्की हैं इनके विचार में क्या है, विभिन्नता है। ये बात बिल्कुल सही है ना। जो जीन प्याजे हैं वो क्या कहते हैं कि जो हमारा थॉट होता है, जो हमारा विचार होता है, ये डिसाइड करता है कि हमारी भाषा कैसी होगी, हमारी लैंग्वेज कैसी होगी, है ना। बट ले वाइगोस्की क्या कहते हैं कि हमारे भाषा निर्धारित करती है कि हमारे विचार कैसे होंगे। ठीक है, अगर इसमें आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि ले से क्या हो गया, ले वाइगोस्की, ठीक है, और एल से क्या हो गया, लैंग्वेज। यानी जब भी आपको ले वाइगोस्की का नाम देखने को मिल जाए तो वो क्या कहेंगे, लैंग्वेज निर्धारित करती है कि हमारे थॉट कैसे होंगे, यानी भाषा निर्धारित करती है कि हमारे विचार कैसे होंगे। ठीक है, एल से ले वाइगोस्की और एल से लैंग्वेज। लैंग्वेज से थॉट की बात कौन करेंगे, ले वाइगोस्की, और थॉट से लैंग्वेज की बात कौन करेंगे, जीन प्याजे। तो इस तरीके से जो आप अपने माइंड में बैठा सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है आपके यहाँ पर, अजेशन तो बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ इसका रीज़न क्या दे रखा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो डिस्कवरी लर्निंग होती है इसमें जो है टीचर बच्चे को अनेक प्रकार की सामग्री देता है, अनेक प्रकार के अवसर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और बच्चा जो है इसमें खुद जो है एक्टिविटी करके सक्रिय होकर के चीज़ों को सीखता है। तो ये बात भी सही है। बट देखिए यहाँ पर जीन प्याजे और ले वाइगोस्की की बात हो रही थी और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, खोज डिस्कवरी लर्निंग की बात हो रही है। तो क्या ये दोनों जो अजेशन और रीजन है एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पर तो किसी और चीज़ की बात चल रही है और यहाँ पर किसी और चीज़ की बात चल रही है। तो दोनों ही बातें सही हैं बट ये एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सही होगा, यहाँ पर किस ऑप्शन में दे रखा है आपका, सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, ए और आर जो है दोनों सही हैं परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट हो कि ए जो है आर की सही व्याख्या कर रहा है या फिर नहीं, तो इसमें इसलिए या फिर लेकिन लगा लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि जो अजेशन है वो रीजन की सही व्याख्या कर रहा है या फिर नहीं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और देखिए ये सारे जो क्वेश्चन पर मैं आपको करा रहा हूँ सिर्फ लेटेस्ट क्वेश्चन पर करा रहा हूँ। जो 20 अगस्त 2023 का आपका एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पर को मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रहा हूँ। बहुत पहले के क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो आपके ऑनलाइन वाले एग्जाम होते हैं जिसमें कि 8 से 10 सेट आपको देखने को मिलेंगे उनके क्वेश्चन पर को लगाइए। इसके साथ साथ जो 20 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था इसके क्वेश्चन पर को, और जो 21 जनवरी को हुआ था और जो 7 जुलाई का आपका एग्जाम हुआ था, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पर को आपको लगाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत पहले 2012 2013 इन सारे क्वेश्चन पर को लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, और जो अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यानी आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पर लगभग 10 से 15 सेट होंगे, इन्हीं को आप लगाइए। यहीं से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बहुत पहले के क्वेश्चन पर मत लगाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। यानी जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं और जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं उनके बीच में जो है क्या विभिन्नताएं होती हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, समझ की अग्रवर्ती गहनता। बिल्कुल सही बात है। जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है, जो प्रतिभाशाली बालक होता है, वो किसी चीज़ को जल्दी समझ लेता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो IQ होती है 140 प्लस होती है। ठीक है, और इनकी जो समझने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सीखने की तेज गति, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है चीज़ों को बहुत ही तीव्र गति से सीखता है। ठीक है, मान लीजिए कोई जो सामान्य बच्चा है वो किसी क्वेश्चन को समझने में 5 मिनट लगा रहा है और जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो उसी क्वेश्चन को जो है 20 सेकंड 30 सेकंड में ही समझ जाएगा। ठीक है, तो जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है ये चीज़ों को बहुत ही तीव्र गति से सीखता है क्योंकि इनकी जो IQ होती है काफ़ी उच्च होती है। ठीक है, तो ए भी सही है, बी भी सही है। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। अब देखिए जब बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से, ठीक है, बेहतर तरीके से कम टाइम में सीख पा रहा है तो दूसरों पर निर्भर क्यों होगा। ठीक है, तो समझ के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते ये, तो बल्कि दूसरों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इनकी IQ ही काफ़ी उच्च होती है, हाई होती है। तो ये बात नहीं होगी आपकी यहाँ पर। तो सी तो आपका ऑप्शन में नहीं होगा। देखिए इसमें भी देखने को मिल गया आपका सी, इसमें भी देखने को मिल गया और इसमें भी देखने को मिल गया सी। यानी सी जिस भी ऑप्शन में दे रखा है वो आपका होगा ही नहीं। तो हमें डी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी
ए और बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या दे रखा था, शारीरिक विकास की तेज गति। देखिए जो शारीरिक विकास है ये किसी भी बच्चे का हो सकता है, जो सामान्य बच्चा है उसका भी शारीरिक विकास अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है गिफ्टेड चाइल्ड की विशेषता नहीं होती। यहाँ पर ए और बी यही दो ऑप्शन चाहिए होंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि सी आपको पता चल रहा है कि सी आपके ऑप्शन में नहीं होगा, तो सी ए में भी दे रखा था, बी में भी दे रखा था और सी में भी दे रखा था, ठीक है। तो हमें सिंपली पता चल गया कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर जो बच्चे सुन नहीं सकते यानी जो श्रवण बाधित है उनके बारे में दे रखा है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो बच्चा सुन नहीं सकता उसके कहीं ना कहीं जो संवाद, जो मौखिक वार्तालाप करते हैं उसको, उसकी जो क्षमता होती है उसको भी प्रभावित करती है वो चीज़, क्योंकि बच्चा शब्दों को सुन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वो शब्द बोलेगा कैसे, है ना। तो जो शब्द होते हैं उसके पास, बच्चे के पास कम होते हैं, है ना, इसलिए उसको जो है मौखिक वार्तालाप करने में भी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सभी श्रवण बाधित वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। देखिए सभी के लिए जो है हम साइन लैंग्वेज के थ्रू सभी बच्चों को नहीं समझा सकते। कुछ बच्चों को समझ में आ सकती है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ सकती है, ठीक है। तो सभी बच्चों को हम श्रवण बाधिता जो साइन लैंग्वेज होता है उसके थ्रू नहीं सिखा सकते, तो ये आपका होगा नहीं। बच्चे के पास तेज आवाज़ करके बच्चे की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता की विश्वसनीयता तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, यानी बच्चों को सुनाई ही नहीं दे रही है कोई चीज़, हम उसके सामने तेज आवाज़ कर रहे हैं ताकि हम ये परीक्षण कर पाएँ कि बच्चा नहीं सुन सकता, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, है ना। यहाँ पर डी क्या दे रखा है, श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। देखिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे जन्मजात श्रवण बाधित नहीं होते हैं, ठीक है, बाद में कोई उनको कुछ दिक्कत हो जाती है या फिर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसमें भी जो उनके सुनने की क्षमता हो जाती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा शारीरिक समस्या के कारण ही हो, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो डी भी आपका नहीं होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा डैश में समान है जबकि डैश में वह भिन्न है। अब देखिए जो समावेशी शिक्षा है वो क्या कहती है कि हम सभी को अपने अंदर समाहित करेंगे, चाहे बच्चा कैसा भी हो, दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, तो समावेशन क्या है, सभी के लिए समान है, ठीक है। बट जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, जो संशोधन हो रहा है, ये अलग अलग हो रहा है, ठीक है। कोई बच्चा जो दृष्टिबाधित है तो हम उसके लिए ब्रेल लिपि का यूज करेंगे, जो बच्चा श्रवण बाधित है हम उसके लिए क्या करेंगे, जो चित्रात्मक चीज़ें वो प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बच्चे को सुनाई नहीं दे रही है तो बच्चा देख तो सकता है चीज़ों को, ठीक है। तो जो मॉडिफिकेशन है ये बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है, बट जो समायोजन है हम सभी बच्चों को समाहित करेंगे। समायोजन में क्या है, समान है, बट मॉडिफिकेशन में क्या है, अलग अलग है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि समायोजन में समान है बट संशोधन मॉडिफिकेशन में जो है अलग अलग है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा श्रवण बाधित है तो हम उसको सुनने की ही चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, नहीं, अगर वो श्रवण बाधित है तो हम उसके लिए चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत करेंगे क्योंकि बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, ज्ञान व्यक्तिपरक है, बिल्कुल सही बात है। किसी व्यक्ति के पास जो है ज़्यादा ज्ञान होता है, किसी व्यक्ति के पास कम ज्ञान होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ज्ञान क्या होता है, व्यक्तिपरक होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या दे रखा है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बच्चा अपने समाज से तो चीज़ों को सीख रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण कहाँ से करता है, जो चीज़ें अपने समाज में देखी उसी को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रहण कर लिया, वहीं से वो चीज़ों को सीख गया। तो अभ्यर्थी जो होता है अपने ज्ञान का निर्माण कहाँ से करता है, अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से। तो बी भी सही है आपका। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो ये दोनों बातें तो सही हैं, तो ये दोनों ऑप्शन आपके होंगे नहीं, ठीक है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से अभिप्रेरित करने की आवश्यकता है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। हम बच्चे को बाहरी रूप से विपरीत नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपने बच्चे से कह दिया कि बच्चा अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया तो हम आपको पुरस्कार देंगे, तो फिर बच्चा पुरस्कार को पाने के लिए ही चीज़ों को करने लगता है। जब उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा तो बच्चा जो है उन चीज़ों को नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चे को इंटरनली रूप से, आंतरिक रूप से विपरीत करना चाहिए, उसको सीखने में मज़ा आए इसलिए वो चीज़ों को सीखे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी है यही गलत दे रखा है और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही था कौन सा कथन जो है सही नहीं होगा, तो यही वाला सही नहीं होगा और यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ज्ञान बहुलवादी और बहुविध होता है, बिल्कुल सही बात है। वही मैंने आप लोगों को इसका एग्जांपल दिया, किसी के पास ज़्यादा ज्ञान होता है तो किसी के पास जो है कम ज्ञान होता है। ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति कितना जल्दी चीज़ों को सीख रहा है, कौन सा व्यक्ति जो है कितना जल्दी चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है। तो डी भी सही है, तो डी भी आपका नहीं होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी बच्चा इंटरनली रूप से मोटिवेटेड हो। आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बच्चा इंटरनली रूप से मोटिवेटेड कब होगा, जब उसको कोई काम करने में मजा आए। ठीक है, वो किसी को दिखाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी पुरस्कार को जीतने के लिए बच्चा कोई काम नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी काम को करता है, अपने आनंद के लिए किसी काम को करता है। तब बच्चा क्या होता है, इंटरनली रूप से मोटिवेटेड होता है, यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है ना। और इसी का एग्जाम्पल हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनली रूप से बच्चा मोटिवेटेड हो, उसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। अब देखिए बच्चा शिक्षक को प्रभावित करने के लिए किसी कार्य को कर रहा है, तो यहाँ पर बच्चा तो एक्सटर्नली रूप से, बाहरी रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए किसी काम को कर रहा है, तो ये तो आपका होगा नहीं। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा खुद की खुशी के लिए कोई काम को करे, ठीक है, किसी काम को जो है खुद के मज़े के लिए, खुद की खुशी के लिए, खुद के एंजॉय के लिए, खुद के आनंद के लिए करे, तो वहाँ पर बच्चा क्या होता है, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे उसको पुरस्कार देंगे या फिर दूसरे उसको अच्छा कहेंगे या फिर नहीं। ठीक है, यहाँ पर बच्चा खुद की खुशी के लिए कोई कार्य कर रहा है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, यानी बच्चा जो है, बच्चे को ये डर है कि उसकी जो मम्मी है या फिर जो टीचर हैं वो उसको डांट लगाएंगी, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है। तो बच्चा क्या है, यहाँ पर बाहरी रूप से मोटिवेटेड है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, यानी बच्चा कोई पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, किसी जो प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, उसमें भाग ले रहा है, पुरस्कार पाने के लिए वो भाग ले रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चा बाहरी रूप से अभिप्रेरित है, उस पुरस्कार के लिए अभिप्रेरित है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यही चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप भी करनी होती है कि बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। ठीक है, उसका ध्यान सीखने पर हो, किसी पुरस्कार वगैरह पर नहीं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादित्व को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसे तो जो हमारे समाज में बहुत पहले से चीज़ें चली आ रही हैं कि लड़कियां घरों के काम करेंगी, लड़के जो है बाहर के काम करेंगे, ये इतने जल्दी तो ख़त्म होंगी नहीं। तो टीचर को भी इनमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को तोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बच्चे के सामने तरह तरह के एग्जाम्पल जो है पेश करने पड़ेंगे, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे ने अपने आसपास वही चीज़ें देखी है तो उसके माइंड में वही चीज़ें चलती हैं। तो टीचर इसके लिए जो है अलग अलग एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं कि जो महिला होती हैं वो भी जो है गणितज्ञ होती हैं, जो पुरुष होते हैं वो भी जो है डॉक्टर होते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके माइंड में ये चीज़ें समाज के द्वारा डेवलप कर दी जाती हैं कि महिलाएँ ही डॉक्टर होती हैं, पुरुष ही जो है गणित में अच्छे होते हैं। तो इसके लिए टीचर को भी मेहनत करनी पड़ती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात। बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करे कि आखिर ये चीज़ क्यों है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ही होता है बच्चा कई डायरेक्शन में सोचे, एक ही जो क्वेश्चन है उस पर कई सारे सवाल उठाए, है ना। तो ए और आर दोनों ही बातें आपके यहाँ पर सही है, और ए जो है आर की सही व्याख्या, आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करेगा तभी तो जो रूढ़िवादिता धारणाएं हैं जो कि हमारे समाज में चली आ रही हैं उन पे आवाज़ उठाएगा, उनके बारे में सोच पाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो सही जो है व्याख्या भी करता है ए की। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आने लगा है। ठीक है, यहाँ से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं, अभी आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। अब देखिए जो मास्टरी ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, और जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होता है। मास्टरी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में मास्टरी करना। ठीक है, यानी बच्चे का ध्यान किस पर होता है, सीखने पर सिर्फ होता है। यहाँ पर बच्चा आंतरिक रूप से विप्रेरित होता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसको पुरस्कार मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, नहीं, बच्चे का ध्यान सिर्फ सीखने पर होता है, कितना वो सीख जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका मास्टरी ओरिएंटेशन, महारत हासिल करना किसी चीज़ में। ठीक है, किसी पुरस्कार या फिर किसी की प्रशंसा पाने के लिए बच्चा कार्य नहीं करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त, मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो महारत लक्ष्य होता है ये क्या होता है, ये सिर्फ मास्टरी पर फोकस करता है, हम कितना सीख जाएँ। ठीक है, फेल हो या फिर पास हो, इस चीज़ पे इसका ध्यान केंद्रित ही नहीं होता है। तो विफलता से बचने पर केंद्र होता है नहीं, सिर्फ सीखने पर फोकस होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर।
महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड करने या फिर बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। बिल्कुल सही बात। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो महारत लक्ष्य होता है ये क्या होता है, अपने कौशल, ठीक है, अपने स्किल्स पर ध्यान देना, ठीक है, अपने कार्य की समझ कितनी विकसित हुई, इसके साथ साथ जो है हम कितना अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं अपने अंदर, इस पर ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो परफॉर्मेंस होता है, जो प्रदर्शन, इसका मतलब ये होता है प्रदर्शन करना, यानी हम किसी बाहरी पुरस्कार के लिए किसी काम को करते हैं, ठीक है, कि हम दूसरों से अच्छा कर जाएं, ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएं, मेरे फ्रेंड के जो है जितने नंबर है उससे मेरे ज़्यादा नंबर आ जाएं, तो प्रदर्शन दिखावे के लिए किसी काम को करते हैं। ठीक है, जैसे कि पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि मेरा जो एक्सीलेंट बहुत अच्छा नंबर आ जाए, परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जो प्रदर्शन लक्ष्य होता है, इसका ध्यान सिर्फ इस पे होता है कि हम बहुत अच्छा करें, ठीक है, हमारा जो नंबर है वो अच्छा है, ताकि दूसरे लोग हमें जो है अच्छा कहें कि इसने तो बहुत अच्छा कर दिया, तो इस पर ध्यान केंद्रित होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन, देखिए जब भी दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने की बात की जाए तो वो आपका प्रदर्शन लक्ष्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा यहाँ पर। इसके साथ साथ दे रखा है महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा। अभी मैंने आप लोगों को बताया महारत लक्ष्य सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करेगा व्यक्ति, ठीक है, दूसरों पर ध्यान नहीं केंद्रित करेगा कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे से कंपटीशन करना है या फिर नहीं, इन सारी चीज़ों पर बच्चे का ध्यान ही नहीं केंद्रित होगा। पहला आपका होता है मास्टरी ओरिएंटेशन, ठीक है, जिसमें बच्चे का ध्यान क्या होता है, सिर्फ सीखने पर होता है, बच्चा कितना ज़्यादा चीज़ों को सीख जाए, उसका ध्यान इस पर नहीं होता है कि उसको दूसरे जो है अच्छा कहेंगे या फिर बुरा कहेंगे, वो पास होगा या फिर फेल होगा, इन सारी चीज़ों पर बच्चे का ध्यान ही नहीं होता है, सिर्फ सीखने पर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा इंटरनली रूप से, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, कितना चीज़ों को सीख जाए, ठीक है, उसको सीखने में मज़ा आता है, इसलिए वो चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर जो होता है ये मास्टरी ओरिएंटेशन, जो सीखने के प्रकार होते हैं, जो कि पहला मैंने आप लोगों को बता दिया मास्टरी यानी कि महारत उन्मुख लक्ष्य। दूसरा क्या होता है आपका प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। इसमें बच्चे का ध्यान किस पर होता है कि बच्चा अच्छा करे, ताकि दूसरे जो उसको कहें कि नहीं आपके बेटे ने तो बहुत अच्छा किया, ठीक है, दूसरों से शाबाशी पाने के लिए सिर्फ परफॉर्मेंस पे फोकस होता है बच्चा कि वो कितना ज़्यादा अच्छा कर पाए। ठीक है, तो एक्सीलेंट पे फोकस किसका होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन वाले का। जो प्रदर्शन लक्ष्य, प्रदर्शन का मतलब ये होता है दिखावा करना, ठीक है, सिर्फ परफॉर्मेंस करना। इसके अलावा एक आता है आपका फेलियर ओरिएंटेशन, यानी कि विफलता परिहार उन्मुख लक्ष्य। इसमें बच्चे को सिर्फ इतना डर होता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए अपने एग्ज़ाम में। फेलियर से बचने के लिए वो जो है स्टडी करता है, पढ़ाई करता है या फिर जो भी काम कर रहा है, ठीक है, उसमें सिर्फ उसको इतना डर होता है कि कहीं वो चीज़ जो कर रहा है उसमें फेल ना हो जाए। ठीक है, इस डर की वजह से वो किसी काम को करता है। तो ये आपका आता है तीसरे प्रकार का सीखना, जिसमें कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कि सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, बट उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ डर होगा कि कहीं उनके एग्ज़ाम में जो है 90 से कम नंबर ना आ जाए। ठीक है, उनका सीखने पर ध्यान नहीं होगा, सिर्फ इतना ध्यान होगा कि कहीं जो उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम देंगे कहीं उनमें 90 से कम नंबर ना आ जाए। तो इस वाले स्टडी में आप मत आइए। ठीक है, आपको सिर्फ अभी अपने सीखने पर फोकस करना है। ठीक है, कि आप कितना जो है चीज़ों को सीख पा रहे हैं, कितनी आपकी समझ विकसित हो पा रही है, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, आपका एग्ज़ाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और 90 का तो टारगेट आप लेकर ही मत चलिए, कम से कम 120 प्लस या फिर 130 प्लस का टारगेट लेकर के चलिए, तभी आपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, 90 का टारगेट प्लीज़ मत लेकर चलिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, साथ साथ जो भी आप टारगेट बना रहे हैं उस पर काम भी कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टारगेट बना लिया 120 प्लस का, 130 प्लस का तो आ जाएगा, नहीं, उस पर आपको वर्क भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, तभी आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 प्रकार थे मैंने आप लोगों को साथ में डिस्कस किया। तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। देखिए, अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है वो आप लोगों को प्रोवाइड होती रहे। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि जो आपकी थ्योरी क्लासेस है वो अभी स्टार्ट की जाए या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।